Assalamu alaikum. Myself Mahnoor Hassan. I am clinical psychologist at ALGA. Today we are going to talk about ALGA and laparoscopy. इसके साथ ही साथ हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर को भी डिस्कस करेंगे और इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम महानूर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी मैं आपको बताती जाऊँ इज़ अ सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट एट एल्गा और इसके साथ ही साथ ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं शालामार हॉस्पिटल लाहौर प्लस प्राइवेट क्लिनिक्स भी करती हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आप हमें एल्गा के बारे में क्या बताएंगी। जी महानूर, एल्गा इज नेम्ड एज एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड गायनाकोलॉजी एसोसिएट्स। अच्छा, ये एक कंपनी है जिसमें कि हम गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हम लेप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट्स हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने के, और हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई है और ये एल्गा पाकिस्तान एक कंपनी बनाई है। क्या आप मुझे बताएंगी लेप्रोस्कोपी क्या है? जी, लेप्रोस्कोपी एक टेक्नोलॉजी है। लेप्रोस्कोपी एक तरीक़ाकार है सर्जरी करने का जिसमें कि हम एब्डोमेन पे लार्ज कट यानी पेट के ऊपर कोई बड़ा कट लगाने के बजाय छोटे छोटे 3 या 4 कट्स लगाकर कैमरे से अंदर देखते हैं और फिर कैमरे से ही देखते हुए, मॉनिटर के ऊपर देखते हुए पूरी सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। इंटरनली सर्जरी उतनी ही बड़ी होती जितनी हमें रिक्वायर्ड है। यानी आप कहना चाह रही हैं कि इस आप ट्रीटमेंट जो आप करती हैं, जो सर्जरी करती हैं, उसमें आप बड़े कट्स, जैसे हम आम सुनते हैं कि आम सर्जरीज में बड़े बड़े कट लगते हैं, उसकी पेन भी ज़्यादा होती है, हीलिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, तो क्या लेप्रोस्कोपी में भी हीलिंग प्रोसेस वैसा ही होता है? लेप्रोस्कोपी में हीलिंग जल्दी हो जाती है, जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाती है पेशेंट को। बड़े कट से जो पेन होती है उसके निस्बत छोटे छोटे 4 कट जो पेट के मुख्तलिफ एरियाज में किए जाते हैं उनमें दर्द कम होती है और पेशेंट जल्दी अपनी रूटीन वर्क में आ जाती है। अच्छा, और क्या आप हमें बताएंगी पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपी का क्या स्कोप है? अभी तक कितना कोई आगे फास्ट फॉरवर्डिंग काम कर रहा है और कितना को पीछे है? जी, पाकिस्तान में तो लेप्रोस्कोपी एडवांस है ही, अलबत्ता ये कि शोबा गायनाकोलॉजी में यानी कि सर्जरी के भी मुख्तलिफ शोबे हैं ना। जनरल सर्जन्स हैं जो कि पित्ते का और स्टमक का और आंतों के, इंटेस्टाइन के बहुत सारे। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आजकल पित्ते का मसला बहुत बढ़ रहा है। हाँ। मुख्तलिफ औरतें जिन्हें यहाँ अपने पेट में कभी दर्द हो तो बाद में पता चलता है पित्ते का मसला और फिर उसके लिए सर्जरी बताई जाती है। तो क्या लेप्रोस्कोपी उसमें भी मदद करती है? जी जी बिल्कुल, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी ही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो यानी कि जनरल सर्जरी में पित्ता, आंत, मैदा और स्प्लीन और इस तरह के डिफरेंट मजीद ऑपरेशंस जो पेट के अंदर है, उनके लिए तो लेप्रोस्कोपी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। गायनाकोलॉजी यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी बेशुमार डिजीज़ हैं, हम 1 बाय 1 एक को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी लेप्रोस्कोपी न सिर्फ ये कि तशखीस के लिए बल्कि एडवांस लेवल पर सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज़ हो रही है। लाहौर, पूरे पाकिस्तान में अच्छे बड़े सेंटर्स हैं, लाहौर में भी बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। सो हम भी उनमें से एक हैं और हम गायनी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू एल्गा। और आपको क्या लगता है कि एल्गा का क्या स्कोप होगा थ्रू लेप्रोस्कोपी आगे? थ्रू लेप्रोस्कोपी हम एक सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस गायनाकोलॉजी में जो कि थ्रू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम ऑलमोस्ट एवरी सर्जरी गायनी की जो कि बड़े कट से हो सकती है वो लेप्रोस्कोपी के लिए। यानी हम एक बड़े कट की बजाय अगर लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं तो पेशेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हीलिंग प्रोसेस कम हो सकता है। और इसके अलावा आप कितनी लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर चुकी हैं कामयाब? हाँ, कामयाब लेप्रोस्कोपी सर्जरीज बेशुमार है। बेसिकली तो स्कोप है ना, यानी कि देयर इज अ फुल स्पेक्ट्रम। कम से कम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ हम फिलोपियन ट्यूब्स चेक कर सकते हैं, ओवरीज और यूट्रस को देख सकते हैं, और फिर जैसे जैसे हम प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चले जाते हैं, सो
बड़े लेवल पर हम इवन ट्यूबर सर्जरी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी, यूट्रस रिमूवल सर्जरीज, ओवरी की सिस्ट की सर्जरीज, ये सब गायनी का लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का डिफरेंट स्कोप। अब अगर तकरीबन इनमें से ऑलमोस्ट काफी ज्यादा सर्जरीज हम परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की आम आवाम की बात करें, आम खवातीन की बात करें, तो उन्हें लेप्रोस्कोपी के बारे में इतना इल्म नहीं है, वो नहीं जानती ये क्या है। तो आप एल्गा के थ्रू क्या करना चाह रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले? एल्गा के थ्रू मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं अवेयरनेस भी होगी जी, डेफिनेटली, यानी सबसे पहला हमारा स्टेप होगा अवेयरनेस का, ताकि लोगों को पता चले इसके फ़वाइद क्या हैं और वो कितनी जल्दी इसके लिए आपके पास या कहीं भी लेप्रोस्कोपी के लिए आएँ। हाँ। ठीक है। और चूंकि हमारी आवाम को, अभी आपने जैसे पहले जिक्र किया मानो कि हमारी आवाम को ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में नहीं पता, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बेसिकली देखिए ना, हेल्थ सर्विसेज या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर में चूंकि लेप्रोस्कोपी करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है और इक्विपमेंट भी कॉस्टली इक्विपमेंट होता है और उसकी एक टोटल मेंटेनेंस होती है, उसके लिए उन टेक्निक्स को लर्न करने के लिए लर्निंग कर्व भी ज्यादा होता है, ज्यादा टाइमिंग दरकार है, ज्यादा वक्त दरकार है, और इतनी जल्दी जूनियर सर्जन बहुत जल्दी ट्रेन नहीं होता जितना ओपन सर्जरी में जी, ये तो जाहिर बात है। बड़ी बिग सर्जरीज ऑलवेज डिमांड अ एक्सपीरियंस गायनाकोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस डॉक्टर। और जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी हैज ऑलरेडी डन हाउ मेनी सर्जरीज, कैन यू प्लीज रिपीट? अब मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आपको बता सकती, लेकिन ये कि मे बी हंड्रेड्स ऑफ कपल ऑफ हंड्रेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। वेरी गुड, माशाल्लाह। इसके अलावा अगर हम एल्गा के अलावा अगर प्रेगनेंसी की तरफ चलें, कि बहुत से लोगों को लेप्रोस्कोपी से लगता है कि ये प्रेगनेंसी में सी सेक्शन का अल्टरनेट है, तो क्या आप इसमें कोई कन्फ्यूजन लोगों की दूर करेंगी? हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली सी सेक्शन का अल्टरनेट कभी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो ही नहीं सकती। मतलब जरा अगर आप कॉमन सेंस से भी देखें, वी कैन नॉट डिलीवर अ बेबी थ्रू अ स्मॉलर इंसिजन, तो फिर बेबी को डिलीवर करने के लिए तो लामहला हमें एक बड़ा कट ही लगाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बेबी। अलबत्ता जो अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको अर्ली मिसकैरेजेस वगैरह, अर्ली प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम डील कर लेते हैं थ्रू लैप्रोस्कोपी। यानी आज आपने आवाम की ये भी एक हल कर दी, बात बता दी कि ये इसका 80 सेक्शन से कोई नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बहुत से आजकल के हमें सुनने को मिलते हैं, पित्ते में पथरी हो गई है, इसके अलावा पेट में दर्द होने पे पता चलता है बहुत सी बीमारियां हैं और उनका बताते हैं सर्जरी की जानी है। इसका मतलब लेप्रोस्कोपी इन तमाम सर्जरीज में हमें हेल्पफुल है। ठीक है। अब इसके साथ ही हम प्रेगनेंसी की तरफ अपना टॉपिक लेके चलेंगे। आजकल प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। क्या आप हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह सबसे पहले पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी की इलामात हैं? जी हाँ जी मानूर, एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो टर्मिनोलॉजी है डेफिनेटली वो एक मॉडर्न टाइम की इजाद है, इसलिए कि अगर हम अपनी प्रीवियस जनरेशन को देखें, हमारी मदर्स वो तो हमल के पहले 3 माह तक खातून को पता भी नहीं था होता कि वो प्रेग्नेंट है। इवन उनकी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन। मेरा सवाल ही ये है कि घर बैठे एक औरत को कैसे पता चल सकता है कि ये इलामात हैं प्रेगनेंसी की? हाँ, तो अर्ली प्रेगनेंसी की अलामात सबसे पहले तो यही है कि पीरियड साइकिल मिस हो जाता है, पीरियड्स की डेट मिस हो जाती है, तो फिर दे स्टार्ट सस्पेक्टिंग कि शायद वो प्रेग्नेंट है। बट स्टिल इसके और भी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि पीरियड्स की डेट मिस हो सकती है, तो फिर घर बैठे प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में जो किया जाता है डिपस्टिक से, वो स्टिक टेस्ट ही कंफर्मेटरी है। और अब बहुत अच्छी क्वालिटी की और अच्छी स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं जिन पे यूरिन पास करें या यूरिन में डिप करें तो 2 लाइंस आ जाएं, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी बनी होती है, 2 लाइंस आ जाएं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। और आपको क्या लगता है कितनी हद तक ये स्ट्रिप्स फायदेमंद हैं और ये एक्यूरेट आपको बताया सकती हैं? 99% ऑलमोस्ट 99%। बहुत सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव रिएजेंट ऐड किया जाता है अब जो मॉडर्न यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स हैं।
सो वो वीक पॉजिटिव भी हो अगर अभी हमल तो उसके भी इंडिकेशन हो जाती है। यानी आपने हमें बताया कि ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स हैं काफ़ी अच्छी जा रही हैं। इसके अलावा आप ज़रा आगे मूव करते हैं कि क्या इलामात होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि हमें उन इलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो एकदम से इमीडिएटली तमाम घर वालों को ये शायद सेंसिटिविटी का लेवल बढ़ जाता है और वो समझते हैं कि अब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ शायद खाने की ज़रूरत पड़ जाएगी या फौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ज़रूरी पैगाम तो यही है कि एकदम से ठहरता हुआ हमल अल्ट्रासाउंड में उस वक्त 7 to 8 वीक्स यानी कि जब तक 2 महीने ना हो गए हो तब तक आपको अल्ट्रासाउंड में क्लियर पिक्चर नजर नहीं आती। जब वरना लोग समझते हैं शायद हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कंफर्मेशन होगी हमारी प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड से पहले यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट और फिर जब 2 महीने हो रहे हों तकरीबन मेंसेस की डे 1 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से जब तकरीबन 2 माह पूरे हो रहे हो तो फिर अल्ट्रासाउंड स्कैन एक अच्छा टेस्ट है। उसके अलावा हम कोई भी अल्ट्रासाउंड जो कि हमल के 9वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते के दरमियान किया जाए, हम उस स्कैन को नाम ही उसका यही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन। ठीक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करवाने के बहुत एडवांटेजेस हैं। I always advise my patients to have a first trimester ultrasound scan between 9 weeks, मोस्टली वो तीसरा महीना बनता है ना अगर आप महीनों के हिसाब से काउंट करें तो उस महीने में प्रेगनेंसी की डेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। अगर कोई खातून डेट भूली हुई है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बड़े रिलायबली यानी हमें इस अपने 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी पता चल जाती है। ठीक। इवन अगर वो अपनी मेंस्ट्रुअल डेट से अगर वो कंफ्यूज हैं को लेकर अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक सबसे बड़ा मसला हम डिस्कस करते हैं खाने पीने का। हर औरत का पहला सवाल ये होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्या इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना है या फिर सब कुछ ही खा सकते हैं? एक्चुअली मानूर इट इज़ $1 million क्वेश्चन। यस क्योंकि ये आजकल तो आप ले लें, अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो भी औरतों का यही सवाल है और अगर हम अब की लड़कियों को देखें उनका भी यही सवाल है, एक ही सवाल। और उनसे बढ़कर उनकी फैमिली का ये सवाल है कि ये खाती कुछ सबसे बड़ा जो उसकी पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को जो उसमें है ना एतराज कि डॉक्टर के पास आके पहली शिकायत लगा रही डॉक्टर साहब इसको भूख। लेकिन ऐसा क्यों है? उसको क्यों नहीं भूख लगती? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? ये एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। यानी कि बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स जिसमें कि जिसको कि हम बीटा HCG हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी का हार्मोन। प्रेगनेंसी का हार्मोन एकदम से प्रेगनेंसी की सपोर्टिंग रोल में आ जाता है। नशोनुमा बनते हुए हमल की तो सही करने के अलावा जो उसके बाकी ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर जो अफेक्ट हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सबसे पहला हमला है। और उस अटैक में यही है कि डाइजेशन बहुत स्लो डाउन हो जाती है, इतनी स्लो कि ऐसा लगता है कि पेट भरा सा हुआ है, खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, इंटेस्टाइनल की मूवमेंट कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और इसके अलावा सीने में जलन, हार्ट बर्न, एसिडिटी की भी किसी जो इनको पहले से प्रॉब्लम होता है उनका प्रेगनेंसी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, जहाँ तक सवाल है क्या खाएं और क्या यानी इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आप कौन सी फूड सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन हो या आपके मैदे में जलन हो, इन सबको कम से कम कर सकता है, वो फूड आप ज़रूर बताएं। जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि एक वक्त में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जा सकता, इतनी स्टमक में गुंजाइश भी नहीं होती और उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो फिर बिल्कुल इस तरह कहते हैं कि जैसे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खा लें तो उससे उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। जिस तरह चिड़ियाँ हर वक्त दाना चुगती रहती हैं, इस तरह से उनको बताया जाता है। और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स के अलावा डोंट ईट फॉर 2, ईट फॉर 1, बस जितनी भूख है उतना ही खाएं। और
क्वांटिटी डज नॉट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ फूड दैट मैटर्स। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये जितनी लड़कियों के होते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उसमें उनको क्वालिटी ऑफ फूड नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी चाहिए। बहुत अच्छा हो गया। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में अक्सर ये भी बात की जाती है कि ये बहुत सेंसिटिव इड़ा है, कि पूरी प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत सेंसिटिव है, इसमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो क्या हमें ऐसा ही असल में भी ऐसा है कि सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज़ करना और कहीं आना जाना सफ़र करने से परहेज़ करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? जी, सेंसिटिव तो है, लेकिन अच्छा। सेंसिटिव इस तरह है कि उस टाइम बनते हुए बेबी की जी। एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। एक्टिव अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमल के पहले 8 हफ्ते के अंदर बेबी का हार्ट भी बन गया होता है और हार्ट एक्टिविटी आ गई होती है, और पहले 3 महीने के एंड तक बेबी का हेड, उसका ब्रेन, उसके स्पाइनल कॉर्ड और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी डेवलप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो चुके होते हैं, यानी पहले 3 महीनों में। और उसके बाद यानी 15-16 वीक्स के बाद तक वो उससे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 16 वीक्स ऑनवर्ड्स, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन। इसका मतलब सेंसिटिव तो है, मेन पार्ट ऑफ बॉडी है, ऑर्गेनोजेनेसिस तो है। और ऑर्गेनोजेनेसिस के पीरियड के दौरान ये भी मैं मतलब कुदरत की के ये इस पे मुझसे पे भी इंसान जितना भी हैरान हो उतना के अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है कि अल्लाह चाहता ही नहीं कि बनते हुए बच्चे के ऑर्गन सिस्टम में कोई भी खराबी आए, इसलिए माँ की भूख भी खत्म कर देते हैं, उल्टियां भी ज्यादा आ सकती हैं कि ना वो गैर जरूरी चीजें खाएंगी और ना कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा। जैसे कि वॉमिटिंग का आपने जिक्र किया, एक तरफ देखें तो लड़कियों को बहुत वॉमिटिंग होती है, दूसरी तरफ देखें तो उन्हें नहीं होती। वॉमिटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अक्सर वॉमिटिंग आने से लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं, उनको लगता है शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉमिटिंग के बारे में आप क्या कहेंगी? एवरी वुमन इज डिफरेंट। जिस तरह मैं यही अच्छा कंपेयर करती है ना, जी ऐसा ही है दूसरों से बहुत ज्यादा। तो मैं उनको बताती हूँ कि जिस तरह एक खातून की शक्ल दूसरी खातून से नहीं मिलती, बहुत अच्छे एग्जांपल है आपकी, दूसरी प्रेगनेंसी से नीचे मिलती। तो मोर किसी को बहुत ज्यादा और किसी को बिल्कुल ही नहीं आती उल्टियाँ, और जिनको बहुत ज्यादा उल्टियाँ आती हैं उनके लिए भी जो जनरल एहतियातें हैं वो यही है कि सुबह बेड से उठने से पहले ही कुछ खा पी लें। अच्छा। कभी उनके बेड साइड पे कोई बिस्किट, कोई स्नैक्स, कोई जूस या बबल गम, गोली, टॉफी, च्युइंग गम, कुछ भी। और फिर उसके बाद उठने से पहले अपना जो है ना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ठीक करके और फिर आहिस्ता से उठें, सडन मूवमेंट्स अवॉइड करें। खाली पेट एकदम से उठकर चलने फिरना शुरू करने से ना सिर्फ ये कि बीपी भी लो होता है बल्कि एकदम शुगर लो होती है, और फिर एकदम से यानी खाली पेट फिजिकल एक्टिविटी कम से कम हो और इससे हम वॉमिटिंग से भी बच सकते हैं, भी आ जाती है। तो फिर अगर हर वक्त थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो वॉमिटिंग कदरे कम होगी। यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सोचते हैं कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत मेडिसिन खानी है, सेकंड में ये नहीं खानी, मतलब उनको ये पता नहीं चलता, वो आपस में भी पूछती रहती हैं तुम कौन सी मेडिसिन खाती हो, तुम कौन सी खाती हो। तो ये मेडिसिन का कितना रोल है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में? मेडिसिन तो का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, हर केस चूंकि डिफरेंट होता है। तो मैं हम आज एक जनरल हेल्दी गर्ल के बारे में बात करें हु हैज बिकम प्रेग्नेंट, अदरवाइज उनको कोई और डिजीज प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एक जनरल प्रेगनेंसी केयर में द ओनली विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट 3 मंथ्स इज फॉलिक एसिड। हाँ, ये बहुत एसेंशियल विटामिन है, ये बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और बाकी ऑर्गन सिस्टम्स के लिए भी, बट मेनली ब्रेन। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड इज एसेंशियल। इवन प्रेग्नेंट होने के लिए जो ट्राई कर रही हैं उनको प्रेग्नेंट होने से पहले ही फॉलिक एसिड। अच्छा, मतलब आप जो कंसीव करना चाहते हैं आप उनको रेकमेंड करती हैं कि वो फॉलिक एसिड ले लिया करें। ठीक है। वक्त का नहीं पता होता कि कब प्रेगनेंसी हो जाए, और फिर जब इफ दे मिस आउट फॉलिक एसिड तो फिर उसमें बेबी की ऑर्गन डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कोई और बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में, और हाँ अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के लिए कोई एक आधी गोली सजेस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती अनलेस के वुमेन या पेशेंट हैज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, जैसे कोई डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई और ऑटो इम्यून डिजीज है, एस्थमा है,
अगर एक कोई और ऐसी इलनेस है, थायराइड की इलनेस है जिसके लिए वो पहले से कुछ अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, और खुदा ना खास्ता मिर्गी भी वो बीमारियों में से एक है, तो वो अगर जो पहले से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हम उनको कुछ बैलेंस आउट कर देते हैं, कम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं करते। अदरवाइज जो हेल्दी है उनको सिर्फ फॉलिक एसिड, उनको सिर्फ फॉलिक एसिड। अब ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, अब होप सो हम आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में सेकंड ट्राइमेस्टर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई आप प्रेगनेंसी के बारे में अपने पेशेंट्स को या थ्रू आउट गर्ल्स को कोई मैसेज देना चाहती हों तो वो आप दे सकती हैं। कुछ लड़कियां स्ट्रेस भी बहुत जैसे कि लेती हैं और कि क्या होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हील्स नहीं पहनी, लोग इधर उधर से बहुत बताते हैं ऐसे ना करो वैसे ना करो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये अच्छा, वैसे मैसेज को इतना ऑन अ लाइटर नोट मीन्स ये कि देखिए, हम बस ये प्रेग्नेंट मदर को अनसेफ एनवायरनमेंट में जाने से रोकते हैं। ठीक, सीढ़ियाँ चढ़ना में गिरने का डर है, उसके अलावा इसी तरह बहुत ज्यादा लंबे सफर में जाएं या ऊंची हील वाली जूती पहने, अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में जाएं तो चोट लगने का डर है और स्ट्रेस में आने का भी डर है, तो ये नहीं चाहते हम। अगर जितनी जो है चोट लगने से नुकसान प्रेग्नेंट वुमन को 10 टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमन, इसलिए। और एक तो यही है कि मतलब ऐसा मना नहीं है एब्सोल्युटली, इसलिए कि जो बेबी बन रहा है उस बेबी बेचारे को तो नहीं पता उसकी माँ ने जी ऐसा ही है या उसकी माँ ने चिड़िया चढ़ी है, लेकिन इट्स जस्ट कि प्रेग्नेंट लेडी को हम किसी अनसेफ एनवायरनमेंट में नहीं जाने देते। और दूसरा यही कि फॉलिक एसिड, और तीसरा यही सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए कि अब पाकिस्तान में और बहुत सारे मतलब जितने भी इवन अर्बन एरियाज हैं, ड्रिंकिंग वाटर में नॉट बी एज सेफ। सो मेरा मैसेज यही है कि बस ईट हेल्दी। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे लोग समझते हैं पता नहीं क्या क्या करना, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सम अप किया कि साफ़ पानी पीना, इसके अलावा अपनी अच्छी क्वालिटी फूड खाना, और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए आप ऐसे इन्वायरमेंट में ही ना जाएं जहां आपको कोई खर्चा हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम ऑफ टू डिस्कस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप सबको डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही हमने लेप्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया। आई होप सो एल्गा हमारे लिए आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।